Hello students, I am Monica Bansal. I am from Metoria School Patiala. Today I am going to discuss the topic fertilization. हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होता क्या है बच्चे, जब हैप्लॉइड मेल के मीट हैप्लॉइड फीमेल के मीट के साथ फ्यूज होता है तो डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल, और इसकी लोकेशन क्या है, एम्पुलरी इस्मस जंक्शन में होती है, ये फैलोपियन ट्यूब। ठीक है जी। तो डायग्रामेटिकली मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ये ओवरी है। आपने ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा होगा। ओवरी के साथ ही क्या शुरू हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। ठीक है। सो ये एम्पुला और इस्थमस के जहाँ जंक्शन है वहाँ पे हो रही होती है, देखो डे 0 फर्टिलाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रोसेस बच्चे। जो फर्टिलाइजेशन है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, कॉपुलेशन के दौरान वो बोल रहा है कि मेल जो है वो अपने स्पर्म सीमन के फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड के रूप में रिलीज करता है। 3.5 ml सेमिनल फ्लूइड रिलीज करता है बच्चे, जिसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। ठीक है जी। कहते हैं ये जो स्पर्म है ये ओवम तक पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ 50% स्पर्म है ओवम तक पहुंचते हैं। 50% क्या हो जाते हैं, किल हो जाती हैं, क्योंकि फीमेल जेनेटिक ट्रैक में एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से 50% स्पर्म क्या हो जाती हैं, किल हो जाती हैं। और कई स्पर्म तो वेजाइनल एपिथेलियम के सेल क्या करते हैं, फैगोसाइटोज करते हैं, उसे खा लेते हैं। ठीक है जी। सो बहुत सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। सिर्फ 100 स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकते हैं, यानी कि एम्पुलरा इस्थमस जंक्शन तक पहुंच सकते हैं, ओनली 100 स्पर्म। ठीक है जी। जो स्पर्म है बच्चे वो किस स्पीड से मूव करता है, वो मूव करता है 1.4 मिलीमीटर पर मिनट। ठीक है जी। उसकी स्पीड है वो अपने फ्लैजेला से, अपनी टेल से मूव करता है। ठीक है जी। क्या है, 1.4 मिलीमीटर पर मिनट। ठीक है जी। और फैलोपियन ट्यूब से में मूव करता है, और किस तरफ मूव करता है, वो यूट्रस की तरफ, यूट्रस की तरफ जाता है। कहता जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आ जाता है तो स्पर्म में एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। बच्चे अगर ये प्रोसेस स्पर्म में ना हो तो स्पर्म में कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फीमेल के एग को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। तो इसलिए ये प्रोसेस स्पर्म में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज अ मैंडेटरी स्टेप। तो कैपेसिटेशन होती क्या है बच्चे, स्पर्म में मैच्योरेशन होती है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है। ये फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन कहाँ पे होती है, जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक में आ जाता है। तो इस फीमेल जेनिटल ट्रैक में आने के बाद जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है, उस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। ठीक है जी। ये कैपेसिटेशन बहुत जरूरी है बच्चे। उसके बाद कहता वो फैलोपियन ट्यूब से किस तरफ पहुंचता है, यूट्रस की तरफ जाता है। 5 to 6 आवर्स लेता है बच्चे इस कैपेसिटेशन प्रोसेस में। जब वो कैपेसिटेशन करता है, कैपेसिटेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो हाँ जी बच्चे, डी कैपेसिटेशन फैक्टर जो है वो खत्म हो जाते हैं। डी कैपेसिटेशन फैक्टर जो है, जो स्पर्म को कैपेसिटेशन नहीं करने देते, वो लॉस हो जाते हैं। और स्पर्म में कैल्शियम इनफ्लक्स होता है। कैल्शियम का क्या होता है, इनपुट होता है इस कैपेसिटेशन प्रोसेस में। सो कैपेसिटेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है। ये स्पर्म को कैपेबल बनाती है कि वो फीमेल के एग को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। उसके बाद दूसरी तरफ से ग्रेफियन फॉलिकल से, ओवरी में जो ग्रेफियन फॉलिकल बन रहा होता है, वहां से क्या रिलीज होता है, ओवा। ठीक है जी। आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे जो है वो ओवम रिलीज होता है ओवरी से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ओवुलेशन। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे ओवा रिलीज होता है ओवरी से, ओवुलेशन हो जाती है, तो ओवा ओवरी से रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। कैसे फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है बच्चे, फैलोपियन ट्यूब के जो फिम्बरे होते हैं, फिम्बरे उसको क्या करते हैं, कैच करते हैं, होल्ड करते हैं, और ओवा आगे मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से। किस तरफ जाता है, वो भी यूट्रस की तरफ जाता है। किस मूवमेंट से, पेरिस्टालसिस मूवमेंट और सीलरी एक्शन से वो यूट्रस की तरफ जाएगा। और इधर से यूट्रस
जा रहा होता है, तो ये दोनों एम्पुलर इस्मस जंक्शन में स्पर्म और एग मीट करते हैं। ठीक है जी। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओवा जो एग रिलीज होता है ओवरी से, वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही अभी, यानी कि म्योसिस 2 डिवीजन अभी उसकी नहीं हुई। तो हम उसको ओवम बोल तो रहे हैं, बट एक्चुअली वो ओवम नहीं है, वो क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ठीक है जी, जो ओवरी से रिलीज हुआ है। म्योसिस 2 उसकी कब होगी, जब स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम में एंटर करेगा, तब होगी उसकी म्योसिस 2 डिवीजन। तो अभी तक ये सेकेंडरी oocyte ही है जो फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर चुका है। ठीक है जी। इसके बाद उसने बताया कि गैमीट की फर्टिलाइजेबिलिटी और वायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब कि कुछ मिनट तक, कुछ घंटे तक की होती है। ठीक है जी। ह्यूमन स्पर्म की फर्टिलाइजेबिलिटी कितनी होती है, सिर्फ 48 आवर्स। ठीक है। जिंदा सर्वाइवल वैल्यू उसकी कितनी है, जिंदा कितनी देर तक रह सकते हैं, 3 दिन, लेकिन उसकी फर्टिलाइजेबिलिटी कैपेबिलिटी कितनी है, ओनली 48 आवर्स। ठीक है जी। इधर जो ओवम है वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है जी। तो फर्टिलाइजेबिलिटी पीरियड ओवम की कितनी है, 24 आवर्स। जिंदा वो भी 3 दिन ही रहता है, 72 आवर्स ही रहता है, बट ओवम की फर्टिलाइजेबिलिटी सिर्फ 24 आवर्स है। तो इसमें उसने स्पर्म और ओवम की फर्टिलाइजेबिलिटी बताई है। अगर इस फर्टिलाइजेबिलिटी पीरियड के अकॉर्डिंग ही दौरान वो मीट करते हैं तभी फर्टिलाइजेशन होती है। अगर वो फर्टिलाइजेबिलिटी पीरियड के ड्यूरिंग मीट नहीं करते तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है बच्चे। ठीक है जी। जब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस करवाने जा रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको। ये कॉलीस्पर्मी को रिड्यूस करने के लिए बच्चे ओवम एक स्पेशल तरह का केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिंग। ठीक है जी। फर्टिलाइजिंग की सरफेस में बहुत सारे स्पर्मोफिलिक साइट्स होती हैं। ठीक है जी। जहाँ पे जाके स्पर्म का केमिकल अटैच हो जाता है। अटैच होता है, लुक, स्पर्म क्या रिलीज करता है, एंटी फर्टिलाइजिंग, और ओवम क्या रिलीज करता है, फर्टिलाइजिंग। ये देखो बच्चे, यहाँ पे स्पर्म जो है वो क्या रिलीज कर रहा है, एंटी फर्टिलाइजिंग, और ओवम जो है वो क्या रिलीज कर रहा है, फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग केमिकल जो है वो एक दूसरे में कैसे हो जाते हैं, इनकलकेट हो जाते हैं, लॉक एंड की तरह एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब स्पर्म और एग जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वो केमिकल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, तो ये सिग्नल देता है कि अब कोई भी स्पर्म और एंटर ना हो। तो ये प्रोसेस जो है इसको फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन बोलते हैं। और इसका मेन एम, मेन पर्पस क्या है इस रिएक्शन का, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन का, दोनों जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं, ताकि ये सिग्नल देते हैं कि और कोई भी स्पर्म अब एंटर ना हो, पॉलीस्पर्मी के चांसेस को ये रिड्यूस करते हैं। तो नंबर ऑफ स्पर्म को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ये इसका मेन एम है फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन का। बच्चे सो फर्स्ट स्टेप यहीं तक था, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, जिसमें हमने दो मेन प्रोसेस करी। फर्स्ट करी स्पर्म कैपेसिटेशन और दूसरी करी फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। अब हम सेकंड स्टेप करते हैं, दैट इज अ पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म कब होता है बच्चे, जब जो स्पर्म है वो ओवम तक पहुंच जाता है। ओवम तक पहुंचने के बाद वो कुछ स्पर्म सिक्रीशन रिलीज करता है। ठीक है जी। बहुत सारी सिक्रीशन जो है वो रिलीज करता है। कहता है ये एक्टिवेट करते हैं स्पर्म को, ताकि वो स्पर्म को क्या कर सके, एग को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। इतना ही नहीं, आपने कोई ग्लैंड्स भी पढ़े होंगे मेल रिप्रोडक्टिव। हाँ जी बच्चे, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड है आपने पढ़े होंगे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड। इसमें से जो मेजर पार्ट है वो सेमिनल फ्लूइड कंसिस्ट करता है। ये तीनों ग्लैंड जो हैं इसकी जो सिक्रीशन है वो सेमिनल फ्लूइड बनाती हैं बच्चे। इसमें से जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका मेन काम क्या है कि वो वेजाइना की एसिडिटी को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ताकि वो स्पर्म को किल ना हो सके। ठीक है, किल ना करें वो वेजाइना की जो एसिडिटी है, स्पर्म बिल्कुल एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाए और स्पर्म उस न्यूट्रल एनवायरनमेंट में क्या कर सके, सरवाइव कर सके। ठीक है जी। अब जब स्पर्म और एग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होती है, एक स्पेशल तरह की रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है जी। ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसमें क्या करते हैं, जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है तो स्पर्म बहुत सारे केमिकल रिलीज करता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। ठीक है जी। ये जो स्पर्म लाइसिन है ये स्पर्म अपने एक्रोसोम पार्ट से रिलीज करता है।
ठीक है जी। ये क्यों रिलीज करता है स्पर्म लाइसिन, ये केमिकल क्यों रिलीज करता है, ताकि वो एग के एनवेल्प को क्या कर सके, तोड़ सके, डिसोल्व कर सके और आगे अपना रास्ता बना सके, ताकि स्पर्म का न्यूक्लियस एग के अंदर जा सके। बच्चे ये मैंने क्या दिखाया, डायग्राम दिखाया आपको। इसमें स्पर्म जो है, ये स्पर्म दिखाया है, ये एग है जो स्फेरिकल होता है एग, और स्पर्म जिसमें टेल होती है। ये स्पर्म धीरे धीरे अंदर आता है। इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे ब्लू कलर का पार्ट है, एक्रोसोम है बच्चे। ये एक्रोसोम जो है वो बस्ट हो जाता है और बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। देखो ब्लू कलर का पार्ट केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, उस केमिकल्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। ठीक है जी। ये केमिकल का पर्पस क्या है, ये जो स्पर्म है, ये जो एक्रोसोम से केमिकल रिलीज हो रहे हैं, ये एग के एनवेल्प को डिसोल्व करने में हेल्प कर रहे हैं। ये देखो, ये एग का एनवेल्प क्या हो रहा है, डिसोल्व हो रहा है और स्पर्म आगे बढ़ता जा रहा है और इस स्पर्म का न्यूक्लियस आगे एग में एंटर कर जाएगा। ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन। जब स्पर्म के एक्रोसोम से केमिकल रिलीज होते हैं, केमिकल को क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। और स्पर्म लाइसिन का क्या काम है बच्चे, वो एग के एनवेल्प को ब्रेक करने के लिए, एग के एनवेल्प को डिसोल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो एग के अंदर एंटर कर सके। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे एक्रोसोमल रिएक्शन। मैं अब आपको इसका रिटन क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। ये देखिए, रिटन क्वेश्चन में उसने लिखा है कि स्पर्म लाइसिन जो है वो एसिडिक प्रोटीन होते हैं बच्चे। स्पर्म लाइसिन में कौन कौन सी एंजाइम है, मेन उसने एंजाइम बताया हाइड्रोलुनिडेज एंजाइम। ये हाइड्रोलुनिडेज एंजाइम में हाइड्रोलुनिक एसिड होता है, और हाइड्रोलुनिक एसिड जो है वो क्या करता है, कोरोना रेडिएटा के जो पार्टिकल्स हैं उसको तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा एंजाइम कौन सा बताया उसने, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी जो होता है वो कोरोना रेडिएटा लेयर को ही तोड़ता है। कोरोना रेडिएटा इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एग। ठीक है जी। तीसरा एंजाइम कौन सा बताया उसने, एक्रोसिन। एक्रोसिन बोल दो चाहे जोना लाइसिन बोल दो, ये किसको डिसोल्व करता है, जोना पेलुसिडा को। यानी कि पहले दो एंजाइम जो हाइड्रोलुनिडेज एंजाइम और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, वो कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन को डिसोल्व करते हैं, और जो तीसरा एंजाइम है एक्रोसिन, वो जोना पेलुसिडा को डिसोल्व करता है। यानी कि एग की दो मेम्ब्रेन डिसोल्व हो चुकी है। एग के पास कितनी मेम्ब्रेन होती है, तीन। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी होती है, कोरोना रेडिएटा। इनर वाली मेम्ब्रेन कौन सी होती है, जोना पेलुसिडा। और इनर मोस्ट कौन सी होती है, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट टू मेम्ब्रेन तो अभी उसकी क्या होगी, डिसोल्व होगी एग की। लेकिन जो थर्ड मेम्ब्रेन है, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है, वो डिसोल्व नहीं हुई, पर वो स्पर्म के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। स्पर्म उसके थ्रू अगर वो प्रेजेंट हो तब भी उसके थ्रू एंटर कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखिए उसने बताया है कि जोना पेलुसिडा जब डिसोल्व हो जाती है तो स्पर्म का न्यूक्लियस जो है और स्पर्म का मिडल पीस है वो क्या करता है, एंटर करता है ओवम में, और टेल स्पर्म की बाहर ही खत्म हो जाती है। ठीक है जी। हमेशा ह्यूमन की एग में एक ही स्पर्म एंटर करता है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस करेंगे बेटा, कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या है बच्चे, कहता है जब स्पर्म एग में पेनिट्रेट कर जाता है तो बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। उसमें एक प्रोसेस क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या है, स्पेशल तरह के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो एग के कॉर्टेक्स में बन जाते हैं। जब स्पर्म का न्यूक्लियस एग में एंटर कर जाता है तो एग अपनी व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के पास उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करने शुरू कर देता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है जी। ये मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। ये इसकी डायग्राम है बच्चे, ये स्पर्म की हाँ जी स्टूडेंट, ये स्पर्म की एंट्री के बाद कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, जब स्पर्म का न्यूक्लियस क्या होता है, एग में एंटर कर जाता है। तो एग की जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, थोड़ी सी लिफ्ट कर लेती है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। ऊपर उठ के नीचे क्या बना देती है, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। ये देखो, ये ब्लू कलर की पेरी व्हाइट लाइन स्पेस बन गई। जब व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन लिफ्ट हो जाती है तो पेरी व्हाइट लाइन स्पेस बन जाती है। तो ये जो पेरी व्हाइट लाइन स्पेस है इसके अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल डिपॉजिट होने लग जाते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एग के कॉर्टेक्स से आते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल डिपॉजिट हो जाने के बाद एक थिक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का क्या पर्पस है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हेल्प करती है ताकि जब कोई स्पर्म एंटर कर जाता है एग में, कोई दूसरा स्पर्म एंटर ना कर पाए। सो इट हेल्प इन मोनोस्पर्मी एंड इट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी।
यानी कि जब एक स्पर्म एग में एंटर कर जाता है तो कोई दूसरा स्पर्म एग में एंटर नहीं कर सकता ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पे भी। अब रिटन क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। ये देखो, कहता है ये पेरी व्हाइट लाइन, जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है वो लिफ्ट कर लेती है कॉर्टिकल सरफेस से, थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, जिसमें क्या बन जाती है, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस, और पेरी व्हाइट लाइन स्पेस में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल इकट्ठे होने लग जाते हैं। ठीक है जी। एक्सक्लूडेड कहाँ से होते हैं वो, कॉर्टिकल सरफेस से। एग की कॉर्टेक्स से एक्सक्लूड होते हैं, बाहर निकलते हैं, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल पेरी व्हाइट लाइन स्पेस में इकट्ठे होने लग जाते हैं और उसको थिक बना देते हैं, थिक बना देते हैं और इम्परवियस बना देते हैं किसी भी दूसरे स्पर्म के लिए। उस थिक मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बच्चे, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है जी, उस थिक मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और इसका मेन पर्पस क्या है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का, ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है और मोनोस्पर्मी को हेल्प करती है। ठीक है जी। और ये किससे बनी होती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से, जो पेरी व्हाइट लाइन स्पेस में इकट्ठे हो गए होते हैं। ठीक है जी। तो स्पर्म पेनिट्रेशन के बाद बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। डेफिनेटली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो शुरू होंगी। ठीक है जी। तो फर्स्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो शुरू होती है वो क्या है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वो क्या कर सकती है, गेन कर सकती है, विटामिन गेन कर सकती है, प्रोटीन गेन कर सकती है। ठीक है जी। रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस का रेट उसमें इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारा कुछ किसमें होता है, थर्ड स्टेप में होता है बेटा। कौन सा था, कॉर्टिकल रिएक्शन। अब फोर्थ स्टेप करेंगे हम, फ्यूजन ऑफ गेमेटिक न्यूक्लियर। फ्यूजन ऑफ गेमेटिक न्यूक्लियर में क्या है बेटा, स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो एंटर कर गया एग में। मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्म का न्यूक्लियस एग में एंटर कर जाता है तो म्योसिस टू डिवीजन, इमीडिएटली म्योसिस टू डिवीजन होती है। बाहर क्या बनती है एग के, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और अंदर क्या होती है, म्योसिस टू कंप्लीट हो जाती है, और सेकेंडरी oocyte से ओवम बन जाता है और सेकंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाती है। वहां से सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है और रिलीज आउट हो जाती है, और सेकेंडरी oocyte क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है। तो ओवम के अंदर अब स्पर्म का न्यूक्लियस स्पेशल पाथ फॉलो करेगा, एक डेफिनेट पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन पाथ। ठीक है जी। कॉपुलेशन पाथ के थ्रू स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के पास जाएगा। ठीक है जी। और सेंट्रोल, जो मिडल पीस है सेंट्रोल आया है, वो क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर बनाएगा। ठीक है जी। अब स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो गए। मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ। ये देखो, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है, बाहर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है जी। और अंदर क्या हो रहा है, एक स्पेशल तरह का जो है पाथ फॉलो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन पाथ। और ये स्पिंडल फाइबर, ये देखो स्पिंडल फाइबर बन रही है। ये स्पिंडल फाइबर किसने बनाए हैं, स्पर्म के सेंट्रोल ने। स्पिंडल फाइबर बनाने के बाद एक तरफ सारे के सारे स्पर्म के क्रोमोसोम और दूसरी तरफ एग के क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेटाफेज कितना है, ये इकट्ठे हो गए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस बोलते हैं इसको। सारे के सारे स्पिंडल फाइबर बनने के बाद एग के और स्पर्म के क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाते हैं जी। यही दिखाना था मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू। अब हम रिटन क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे। एक स्पेशल पाथ फॉलो करता है वो, जिसको पॉपुलेशन पाथ बोलते हैं। ठीक है जी। और मिडल पॉइंट से जो सेंट्रोल, हाँ जी बच्चे, जिसको पॉपुलेशन पाथ बोलते हैं, और जो स्पर्म के मिडल पीस से सेंट्रोल आता है वो क्या बना देता है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है जी। स्पिंडल फाइबर जब बन जाते हैं तो एग का न्यूक्लियस भी और स्पर्म का न्यूक्लियस भी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डीजनरेट कर देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट होने के बाद क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर के पोल्स पे अपने आप को अरेंज कर देते हैं, लाई कर देते हैं। ठीक है जी। जब दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे के ऑपोजिट कैलोलाई कर लेते हैं और मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। और उस एग को, उस सेल को जिसमें एम्फीमिक्सिस हो रही होती है, उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है जी, या फर्टिलाइज्ड एग। और जाइगोट का दूसरा नाम, जाइगोट के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, सिंट। ठीक है जी। जाइगोट का दूसरा नाम क्या है,
योक टुगेदर, जाइगम भी बोलते हैं इसको, ठीक है जी। और उसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? बेटा कैरियोन में अब 2 सेट होंगे क्रोमोसोम के, यानी कि हमारी डिप्लॉइडिटी क्या होगी? कंप्लीट होगी, 46 हो गए। मेल गेमीट में क्या थे? 23 क्रोमोसोम, फीमेल गेमीट में भी, एग में भी 23 थे। अब 23 मिलके क्या हो गए? 46। आपको याद होगा मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी फर्टिलाइजेशन की, कि एक हैप्लॉइड गेमीट 23 क्रोमोसोम वाला मतलब है, और एक हैप्लॉइड मेल गेमीट और हैप्लॉइड फीमेल गेमीट फ्यूज करते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम वाला जाइगोट अब बन गया, ठीक है जी। ये डायग्राम मैंने बताई थी, जिसमें देखो एक बार फिर से बता देती हूँ कि इस सिंगल फाइबर थ्रू ये एम्फीमिक्सिस हो रही है, दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम, एग के क्रोमोसोम भी और स्पर्म के क्रोमोसोम भी एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस। नेक्स्ट बच्चे हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले सिग्निफिकेंस क्या है फर्टिलाइजेशन का बच्चे, कि ये सेकेंड म्यूटिक डिवीजन वो कंप्लीट करने में हेल्प करता है। बेटा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती अगर इन केस, तो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, सेकेंडरी उस साइड पे ही जो है उसकी लाइफ हिस्ट्री खत्म हो जाती है। सो फर्टिलाइजेशन ही है जो हेल्प करता है, और सेकेंडरी ऊ साइड से ओवम में कन्वर्शन को हेल्प करता है, यानी कि सेकेंडरी ऊ साइड से हैप्लॉइड ओवम बनता है और पोलर बॉडी बनती है, और सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या है? डिप्लॉइडिटी। मैंने अभी आपको बताया कि जो गेमीट्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, और ये डिप्लॉइडी स्टोर करता है, जाइगोट बनाता है, और 46 क्रोमोसोम जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे इसका? फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। मैंने अभी बताया आपको, ठीक जी, कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो पॉलीस्पर्मी को क्या करती है? प्रिवेंट करती है। सिर्फ एक एग में एक ही स्पर्म एंटर कर सकता है। फोर्थ सिग्निफिकेंस क्या है इसका? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है फर्टिलाइजेशन में, ठीक है जी। ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनने शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? पेरेंट्स के कैरेक्टर कंबाइन होते हैं, एग के और स्पर्म के जीन कंबाइन हो रहे हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टर कंबाइन हो रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? वेरिएशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होती है तो स्पीशीज में क्या होती है? एवोल्यूशन आती है बच्चों, ठीक है, जिसको एवोल्यूशन में हेल्प करती है फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्टिलाइजेशन। लास्ट सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे इसका? जो स्पर्म का सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प तो करता ही है, और साथ में एक और चीज है जो स्पर्म का सेंट्रियोल है, वो फर्स्ट क्लीवेज, जाइगोट की फर्स्ट क्लीवेज क्या करता है? वो इनिशिएट करता है। फर्स्ट क्लीवेज यानी कि अब आप ब्लास्टुलेशन में पढ़ोगे, क्लीवेज में पढ़ोगे, ब्लास्टुलेशन में जो फर्स्ट क्लीवेज है वो स्पर्म का जो सेंट्रियोल है वो बनाता है, ठीक है जी। सो अब हमें एग को क्या मिल गया? हमारे एग को एक सेंट्रियोल मिल गया जो स्पर्म ने दिया था, जो फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करेगा। सो ये सारे सिग्निफिकेंस है बच्चे फर्टिलाइजेशन के। आई होप कि आपको फर्टिलाइजेशन के चारों स्टेप्स अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे जो हमने करे हैं। फर्स्ट स्टेप कौन सा था? अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। नेक्स्ट कौन सा था? पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। थर्ड कौन सा था? कॉर्टिकल रिएक्शन। और लास्ट कौन सा है? फ्यूजन ऑफ एग एंड मेल न्यूक्लियर, ठीक है जी। इस चारों के चारों स्टेप अच्छी तरह से करना बच्चे, सारा रिटन पोर्शन अवेलेबल है वीडियो में, अच्छी तरह से समझना इसको, ठीक है जी। अच्छी तरह से प्रॉपर नोट्स बनाना। थैंक यू।